एक शाम गोनू झा अपने तालाब के पास टहल रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। गांव के घरों से धुआं उठने लगा था। शाम का यह मंजर बहुत मनभावन था। गोनू झा शाम के इस सौंदर्य को निहारते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। तभी दूर से आते युवराज को देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। वे चकित से देख रहे थे कि महाराज का किशोर पुत्र उनकी तरफ ही तेज तेज चलते हुए आ रहा है। गोनू झा के लिए यह अप्रत्याशित था कि महाराज का बेटा गांव की पगडंडियों से पैदल चलता हुआ इस तालाब तक आए, मगर यह सच था। थोड़ी ही देर में राजा का बेटा उनके सामने खड़ा था। गोनू झा ने उसकी ओर देखा। युवराज हाँफ रहा था। तेज चलने के कारण उसकी सांसें फूल गई थी। युवराज ने गोनू झा के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। गोनू झा ने युवराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है युवराज, गांव की सैर के लिए निकले हो? युवराज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, पंडित जी, मुझे कोई सच सा लगने वाला ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा कोई दूसरा झूठ नहीं हो। युवराज की बात सुनकर गोनू झा हतप्रभ रह गए। अरे ऐसा क्या है युवराज, अचानक आपको यह क्या सूझी कि एक झूठ की तलाश में आप गांव चले आए? गोनू झा ने पूछा। हालांकि गोनू झा समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे युवराज परेशान है और खुद चलकर उनके पास आए हैं। युवराज ने उनकी ओर अनुनय भरी दृष्टि से देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए जिसकी कोई काट नहीं हो। गोनू झा ने युवराज की बेसब्री भांप ली। बोले, युवराज, आपको झूठ सुनना है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप वो यह झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊं। आइए घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और आपकी जरूरत समझकर कोई झूठ भी आपको बता दूंगा। गोनू झा अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आ गए। पत्नी को आवाज देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवाई। जलपान से निवृत्त होकर युवराज ने फिर गोनू झा से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है। महल में मेरे न होने से वहाँ सभी चिंतित होंगे। कृपया मुझे कोई झूठ सुना दे, ऐसा झूठ जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। गोनू झा ने कहा, युवराज, पहले आप मुझे बताइए कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूंगा। युवराज ने गोनू झा को बताना शुरू किया। पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया था। वे दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी। हम तीनों बाजार में टहलते हुए इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गई। सभी तरह तरह की झूठी गप्पे हाँकते और हंसते। किसी तरह बात बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हम में बाजी लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इतना कहकर युवराज चुप हो गया। युवराज की मुख मुद्रा देखकर गोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि यह बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप हो गए, आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, पंडित जी, इसके बाद दीवान पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और आज जो मिथिला नरेश हैं, उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन। इधर उधर के छोटे मोटे काम करते हुए उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वे मेरे परदादा के पास आए, जिससे कि राजकोष से उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके। मेरे परदादा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के काम पर अपने निजी काम के लिए रख लिया। युवराज ने आगे बताया, क्या कहूँ पंडित जी, उसकी गप सुनते ही मेरी मति मारी गई और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथिला नरेश का वंश वृक्ष, वह दस्तावेज जिसमें वंश का उल्लेख रहता है कि वर्तमान नरेश के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, पितामह के पिता कौन थे, पर पिता के पिता, यानी सुदूर अतीत से लेकर वर्तमान तक पूरा ब्यौरा राजमहल में उपलब्ध है। चाहो तो देख लो।
मेरा ऐसा कहना था कि दीवान के बेटे ने तपाक से कहा, मैंने कब कहा कि मैं सच कह रहा हूँ? अरे यार, बात तो झूठ की थी। लो, मैंने सुना दी अपने सबसे बड़ी झूठ। हम निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। और चूंकि मैं शर्त हार गया था, इसलिए मैंने दीवान पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गोनू झा पूरे ध्यान से युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने युवराज की ओर देखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? युवराज ने फिर कहना शुरू किया, पंडित जी, इसके बाद नगर सेठ के पुत्र ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। सारे खेत खलिहान डूब गए थे। गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर गए। यही हाल नगर का था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाश लीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। नगर में केवल मेरा परिवार बचा रह गया था, या फिर महाराज का। चूंकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता है, इसलिए हमारे पास अनाज का अकुत भंडार था, जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखा गया था कि यदि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई क्षति न पहुंचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे कर्मचारी और खिदमतगार भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजभवन में घुस ही गया और देखते देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए और अपना अंग वस्त्र उनके सामने फैलाकर विनती की कि सेठ जी, दया करके हमारे महल में कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दीजिए, भगवान आपको मदद करेगा। ठीक वैसे ही बोल रहे थे महाराज, जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी, इतना सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा। उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें महाराज के प्रति ऐसा झूठ बकवास करते हुए? तुम्हारे पिता जैसे हजारों व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद पंडित जी, नगर सेठ के पुत्र ने विनम्रता पूर्वक अपना गला छुड़ाते हुए कहा, क्रोधित न हो युवराज, बात तो झूठ कहने की थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अंटी ढीला करें। आप शर्त हार गए, इसलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। युवराज ने कहा और लंबी सांस ली। फिर गोनू झा की ओर देखकर कहा, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापस आ गए कि शाम होने को है, मैं अपनी तरफ से झूठ कल सुनाऊंगा। इसके बाद पंडित जी, मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। मैं मुश्किल में हूँ पंडित जी, क्योंकि वे 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष की हैं। यदि उन्हें राजकोष में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। पंडित जी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर युवराज सिसकने लगा। गोनू झा की पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाएं युवराज, अभी आप घर जाएं, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ भेष बदल कर चलूंगा और मैं झूठ सुनाऊंगा उन्हें। आपके 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उनसे मैं 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ, कल जब मैं आपके साथ चलूं तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह कहते हुए कराइए कि ये मेरे मामा हैं। यह सब कहते हुए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बाकी मैं संभाल लूंगा।